Good morning, students. Ready for the next topic of body fluids. So we have discussed about the blood group and the RH group related to blood and blood coagulation. Today we are going to discuss about next circulatory fluid that also keep on circulating in our body, and the fluid is lymph. हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में जाना था कि हमारी बॉडी के अंदर दो फ्लूइड ऐसे हैं जो कि हमेशा फ्लो करते रहते हैं. सो वन वॉज द ब्लड एंड सेकेंड वन वाज द लिम्फ. तो ब्लड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ब्लड के नेचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे अबाउट लिम्फ. सो लिम्फ क्या है और ये बॉडी के अंदर कहाँ पर फ्लो करता है, हमें तो कभी दिखाई नहीं देता. हमें ब्लड तो दिखाई देता है लेकिन लिम्फ के बारे में हम अवेयर नहीं हैं. सो ये लिम्फ कहाँ पर होता है. सो फॉर यूअर काइंड नॉलेज, आपको पता है कि जो ब्लड फ्लो करता है दैट फ्लो इनटू द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स का आपको पता है कि ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करते हैं तो देर आर सर्टेन कैटेगरीज. सबसे पहले जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो आर्टरीज़ हैं. आर्टरीज़ के बाद जो है वो वेन्स हैं, और वेन्स के बाद जो है हमारे यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो इंटरकनेक्टिंग है दे आर कैपिलरीज. थोड़ा सा 10th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, आई टोल्ड यू अबाउट दिस. तो ये जो कैपिलरीज होती हैं दीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़. तो हम यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चराइजेशन यहाँ पर करते हैं कि यहाँ ये हमारा कोई भी एक ऑर्गन है, टिश्यू है, और उसके अंदर इस तरीके से सेल्स अरेंज्ड हैं और इसको चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है कैपिलरीज ने, लाइक दीज आर कैपिलरीज. कैपिलरीज का नेटवर्क है इसके ऊपर पूरा. तो यहाँ पर क्या होगा, इन कैपिलरीज के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ पर इस तरीके से. लेकिन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, इसी ब्लड के अंदर से प्लाज्मा इन कैपिलरीज के अंदर से टिश्यू के अंदर लीक करनी शुरू हो जाती है. लीक मीन्स रिसती है, लीक करती है, यानी कि कैपिलरीज के अंदर से प्लाज्मा ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ पर एंटर करती है, टिश्यू के अंदर एंटर करती हैं. एंड बाय दिस प्रोसेस जो टिश्यू होता है और टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में एक फ्लूइड यहाँ पर पूरा भर जाता है, एंड दैट फ्लूइड इज़ नोन एज लिम्फ. उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं. तो यहाँ पर लिम्फ के लिए दूसरा जो नाम होता है हमारा वो टिश्यू फ्लूइड भी होता है, क्योंकि ये कहाँ पर भर गया है, इनसाइड द टिश्यू. तो इसी को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं और इसी को हम लिम्फ भी बोलते हैं. अगर इसके नेचर की हम बात करें तो लिम्फ का जो नेचर होता है दैट इज़ क्वाइट लाइक प्लाज्मा. अब प्लाज्मा के जैसा नेचर क्यों है, क्योंकि ये प्लाज्मा ही ब्लड कैपिलरीज के अंदर से लीक करके कहाँ पर आ गई है, इन बिटवीन द टिश्यूज़. तो यहाँ पर टिश्यूज़ के अंदर जो है वो फ्लूइड यहाँ पर भरा रहता है, वही हमारा क्या है, टिश्यू फ्लूइड, या उसी का नाम क्या है, हमारा लिम्फ है. तो यहाँ पर अगर मैं नेचर की बात करूँ तो जो हमारा लिम्फ होता है, ये बात यहाँ पर मैंने नोट्स में भी बताई है, एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज़, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements into the blood vessel. अब यहाँ पर काम की जो बात है वो क्या है, एज आई टोल्ड यू बेटा कि सिर्फ प्लाज्मा जो है वो कैपिलरीज से बाहर की तरफ जाती है. अगर मैं यहाँ पर लिम्फ के अंदर आपको बात करूँ तो इसके अंदर नो फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट मीन्स कि इसके अंदर ब्लड के सेल नहीं पाए जाते. ब्लड सेल्स मीन्स WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये इसके अंदर नहीं पाए जाते. सिर्फ क्या होता है लिम्फ के अंदर, प्लाज्मा है प्लस कुछ डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं, सर्टेन प्रोटीन्स आर देयर. तो इसके अंदर लिम्फ के अंदर कोई फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होता, यानी कि ब्लड सेल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते. जो ब्लड वेसल्स हमारे जो हैं उसी के अंदर ये ब्लड सेल्स सारे वहीं पर रह जाते हैं. अगर मैं लिम्फ के नेचर की बात करूँ, इट इज़ कलरलेस फ्लूइड और मेनली प्लाज्मा एंड सम ल्यूकोसाइट्स आर देयर.
और यू कैन से लिम्फोसाइट्स आर देयर। यहाँ पर हमारे कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं। इराइथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट। जो इराइथ्रोसाइट हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम अब ये करता क्या है, अब देखो अगर टिश्यू के अंदर ये फ्लूइड यूं ही भरा रहेगा तो ये जो फ्लूइड है ये वहाँ पर जमा होता रहेगा और कैपिलरीज के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, प्लाज्मा की कमी हो जाएगी। तो जहाँ पर टिश्यू के अंदर ये फ्लूइड भरा होता है वहाँ से जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो इसको कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद इसको लिम्फेटिक सिस्टम में भेज देते हैं और वहाँ से जो हमारी मेन वेन्स होती हैं, मेन वेन्स के अंदर जो है ये लिम्फ दोबारा से ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर जाता है। क्योंकि बेटा अगर प्लाज्मा लगातार कैपिलरीज से टिश्यू के अंदर निकलती रहेगी तो ऐसे तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो टिश्यू के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा कैपिलरीज से बाहर निकलती है और बाद में टिश्यू के अंदर से लिम्फ वेसल्स लिम्फ को अपने अंदर लेते हैं और कलेक्ट करके टिश्यू से उसको किसी मेन वेन के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे दोबारा से जो लिम्फ होता है वो किसके अंदर एंटर कर जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर मैं लिम्फेटिक सिस्टम की यहाँ पर बात करूँ तो व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले तो लिम्फ जो कि फ्लूइड है, लिम्फ वेसल्स जिनके अंदर ये जो फ्लूइड है ये सर्कुलेट करता है, लिम्फ कैपिलरीज, कैपिलरीज भी हैं यहाँ पर, और कुछ लिम्फ ऑर्गन्स जैसे कि लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स क्या हैं, कहीं कहीं पर बॉडी के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वो यूनाइट हो जाती हैं और वो एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थाइमस। देखो थाइमस भी जो है हमारा वो एक लिम्फोइड ऑर्गन ही है। बोन मैरो एंड स्प्लीन, बोन मैरो और स्प्लीन भी हमारे लिम्फोइड ऑर्गन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो रोल है वो इम्यूनिटी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि देखो यहाँ पर थाइमस, थाइमस जो होता है वो भी हमारे मेनली जो बी और टी सेल्स होते हैं जो कि हमें इम्यूनिटी देते हैं, जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं। तो उनकी मैच्योरेशन में हमारा थाइमस हेल्प करता है इन द मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स। अगर यहाँ पर बात करूँ बोन मैरो, बोन मैरो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल। जितने भी ब्लड के सेल होते हैं वो सारे किसके अंदर बनते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। अगर मैं स्प्लीन की यहाँ पर बात करूँ तो स्प्लीन भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। क्योंकि जितने भी आरबीसीज मरते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि आरबीसीज की जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 120 डेज। तो 120 डेज जब आरबीसी को हो जाते हैं तो आरबीसी जो है वो मरते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वो आरबीसी स्प्लीन के अंदर जाकर ही डिस्ट्रॉय होते हैं। स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का कब्रिस्तान बोलते हैं स्प्लीन को। तो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है जिसके अंदर ये ऑर्गन्स होते हैं। हमें इनकी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना है बिकॉज सो मच इज़ नॉट गिवन इन आर 11th क्लास। तो अगर हम यहाँ पर लिम्फ के फंक्शंस की बात करते हैं देन व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिम्फ। देखो अब अगर मैंने आपको अभी डायग्रामेटिकली बताया था कि बेटा जो भी हमारा टिश्यू है, टिश्यू और ब्लड के बीच में देखो अब कौन यहाँ पर भर गया है। देखो ये तो है सेल, ये एक सेल है और ये है कैपिलरी। तो इस सेल को इस कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर से अपने अंदर कुछ लेना है। तो टेल मी, क्या इस कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड डायरेक्ट इस सेल से कम्युनिकेट करेगा? नहीं। यहाँ पर ब्लड, यहाँ पर सेल, और इन दोनों के बीच में क्या है, लिम्फ है, टिश्यू फ्लूइड है। तो सेल्स और ब्लड के बीच में एक कम्युनिकेशन जो सेटअप करता है, सेल और ब्लड के बीच में जो मिडल लाइन का जो काम करता है, मिडल मैन का जो काम करता है, दैट इज टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। तो इसलिए जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड से डायरेक्ट सेल के अंदर यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे। दे विल फर्स्ट एंटर इनटू द लिम्फ एंड देन दे विल एंटर इनटू द सेल। तो इस तरीके से जो लिम्फ होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं,
मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्लड के अंदर पास करने का काम करता है। हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दे सिक्रीट हार्मोन, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हार्मोन भी हम कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम, लेकिन कभी भी हार्मोन डायरेक्ट ब्लड के अंदर एंटर नहीं करते। फर्स्टली दे एंटर इनटू द लिम्फ एंड फ्रॉम लिम्फ देन दे एंटर इनटू ब्लड। तो यहाँ पर मिडल लाइन हमेशा ही क्या रहेगा, लिम्फ रहेगा। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा था, और वहाँ पर हमने जाना था कि फैट का जो डाइजेशन होता है उस डाइजेशन से पहले फैट को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, एंड द प्रोसेस वाज इमल्सिफिकेशन। यू ऑल्सो हैव स्टडीड अबाउट दैट इन 10th क्लास, इमल्सिफिकेशन। तो फैट जो होता है वो कभी भी डायरेक्ट ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की बात करती हूँ, देन मेनली द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, इस तरीके से विल्लाई होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इन विल्लाई के अंदर जो डायरेक्ट ब्लड है, यहाँ पर इसके अंदर ब्लड है विल्लाई के अंदर, यहाँ पर जो है वो फैट ट्रेवल कर रहा है। तो फैट जो होता है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं जाता, दैट एंटर्स विद द हेल्प ऑफ लिम्फ, और लिम्फ कैपिलरीज के अंदर पहले फैट जाता है, और इन्हीं लिम्फ कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स। In intestinal villi, lymph capillaries are known as lacteals, and the fat droplets that enters into the blood through these lacteals. Next function, blood volume. lymph, मैंने अभी आपको बताया था कि प्लाज्मा जो है वो टिश्यू के अंदर बाहर निकलती है, और बाद में जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो धीरे धीरे करके उसी लिम्फ को कलेक्ट करता है और उसको वेन के अंदर रिलीज करता है। तो जो ब्लड का वॉल्यूम है दैट इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द लिम्फ। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं या जब बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट हम लेते हैं, तो उस वाटर का डायरेक्ट प्रेशर हमारी किडनी के ऊपर ना जाए, इसके अंदर भी लिम्फ का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो लिम्फ है वो एक्सेस वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो वाटर है वो लिम्फ के अंदर चला जाएगा, और लिम्फ के अंदर से धीरे धीरे करके वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर करता रहेगा, सो दैट एक्सेस प्रेशर कैन बी प्रिवेंटेड ऑन किडनीज एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ किडनीज कैन बी मेंटेन्ड। क्योंकि अगर जो भी डाइट हमने लिक्विड डाइट ली है, अगर उससे डायरेक्ट ब्लड के अंदर वाटर जाएगा तो वो वाटर सीधा हमारी किडनी के अंदर जाएगा, एंड इट कैन क्रिएट अ प्रेशर ऑन आवर किडनी। तो इसलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पहले वाटर किसके अंदर, लिम्फ के अंदर, फिर लिम्फ से वो वाटर धीरे धीरे करके दोबारा से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आएगा, एंड आफ्टर दैट विल एंटर इनटू किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन। The next important function is about the pathogens. So, what are pathogens? अगर pathogens की हम यहाँ पर बात करते हैं तो you are very well aware कि pathogens these are the disease causing organisms, microorganisms जो कि बीमारियाँ फैलाते हैं। तो जो हमारा lymph system होता है उसके अंदर pathogens बहुत जल्दी कैप्चर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे सेल हैं, अगर किसी सेल के अंदर पैथोजन एंटर कर गया है तो वहाँ से वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर बहुत जल्दी एंटर कर जाता है। क्यों? क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज की जो परमिएबिलिटी होती है दैट इज़ हाई परमिएबल होती है लिम्फ कैपिलरीज, और कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है वो इजीली उनके अंदर एंटर कर जाता है। और यहाँ पर क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं, एंड लिम्फ नोड्स एक्ट एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर कैप्चर करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर लिम्फ नोड्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, दे आर कैप्चर्ड एंड डेस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर लिम्फ नोड्स के अंदर उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द lymphatic system and the functions of lymph. This is sufficient for 11th class. If you will go only with this topic, then this is sufficient for you beta. So note down these notes
and still if you are having any doubt, then you are free to contact me.